अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम एक तरह का शुरू करते हैं। आपके एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता क्या है, इनका पूरे का पूरा मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग सबसे पहले ये देखेंगे। और मैं आज के लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले सब जितने भी बच्चे उनसे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने फुल एक्टिवली बैठना है। किसी तरह का आप अगर किसी और जगह पे इन्वॉल्व होंगे तो आपको लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बहुत ही ड्राई पोर्शन है। इसको आपने इजी नहीं लेना, इसको आपने बार बार पढ़ना है। तो अभी हम बच्चों शुरू करते हैं कि है क्या। सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से पैदा होता है, मुझे ये बताएं। शाबाश। जो इंसान का जो ब्लड होता है वो कहाँ से पैदा होता है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए बच्चों कि आपका जो ब्लड होता है वो पैदा होता है आपकी एक तरह की हड्डियों से। हड्डियों के अंदर जो पर्टिकुलर हिस्सा होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, एक तरह का बोन मैरो कह रहे होते हैं। हाँ जी, जो कह रहे होते हैं एक तरह का, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का बोन मैरो कह रहे होते हैं। तो वो जनाब आपने ये कहना है कि इधर से ये पैदा हो रहा होता है। तो मुझे अब आप लोग एक बात बताइएगा बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लड आपका बोन मैरो से पैदा होता है तो जो आपका एक तरह का, आप ये देखें कि हाँ जी जनाब के डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या है। भाई जान, डब्ल्यूबीसी भी तो आपकी एक तरह की ब्लड का कंपोनेंट ही है ना। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि डब्ल्यूबीसी कहाँ से पैदा होता है तो फिर आपने क्या कहना है कि डब्ल्यूबीसी भी जो पैदा हो रहा है वो भी बोन मैरो से हो रहा है। तो बोन मैरो के अंदर एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो कि ये सारे के सारे सेल्स को पैदा करते हैं। और उन सेल्स में से जो पर्टिकुलर सेल्स होते हैं उनका नाम होता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या होता है, एक तरह का हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, आपने याद करना है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहना होता है। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपने कहना CD34। क्या होती है कहना की CD34। तो आपने बच्चों ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल CD34 जो हैं ये जनाब आपके होते हैं जो कि आपका एक तरह का डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। देखें, जब भी आपने डब्ल्यूबीसी को अपने जहन के अंदर रखना होता है तो आपने दो चीजें सोचनी होती हैं। कौन सी दो चीजें सोचनी होती हैं जी? सबसे पहले आपने ये कहना होता है कि हाँ जी, जो डब्ल्यूबीसी के लिहाज से जो किसी भी बंदे के अंदर जो नॉर्मल काउंट होती है वो कितनी होती है। तो आपने कहना होता है कि नॉर्मल काउंट जो राउंड अबाउट होती है ना, वो आपकी 5 से लेके 10 तक होती है। किसी में 11 भी बुक में लिखा हुआ है, किसी बुक में क्या लिखा है, 11 भी लिखा है, लेकिन आपने कहना है कि 5 to 10 किलो माइक्रो पर लीटर होती है। ये आपने कहना है किलो माइक्रो पर लीटर होती है, ठीक है। ये आपने कहना है कि ये होती है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर डब्ल्यूबीसी की काउंट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 5K से कम हो, कितने से कम हो, आपने कहना कि 5K से कम हो। तो जब भी किसी भी काउंट के अंदर कम आता है तो उसके एंड पे लफ्ज बच्चों पीनिया आता होता है। क्या कहते होते हैं, एक तरह का पीनिया आता है। तो आपने कहना है कि डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो पता क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है बच्चों ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, एक तरह का ल्यूकोसाइट्स होता है दूसरा नाम। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 5K है कि आपके डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो गया है, तो अब यहाँ पे ल्यूकोपीनिया नहीं हो जाएगा? शाबाश, ये बताइएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसी की काउंट कम होगी या किसी भी चीज की काउंट अगर कम होती है तो उसके एंड पे जो वर्ड यूज करते होते हैं वो पीनिया आता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी की काउंट कम होगी 5000 से तो हम कहेंगे इसके लिए ये ल्यूकोपीनिया का पेशेंट है। क्या होता है, एक तरह का ल्यूकोपीनिया का पेशेंट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो 10,000 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरह का 10,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस कंडीशन को आपने कहना होता है कि ये वाला जो पेशेंट होता है उसको हम कहते होते हैं कि ये ल्यूकोसाइटोसिस है। अगर किसी के अंदर 10K से ज्यादा है तो हमने क्या कहना है कि इसको क्या कहते हैं, एक तरह का ल्यूकोसाइटोसिस कहते होते हैं। साइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा हो जाना, किसी चीज का एक्सेस में हो जाना। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि भाईजान जो साइटोसिस होती है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है, वो क्या होता है, तो आपने कहना ल्यूकोसाइटोसिस इस चीज को शो करता होता है कि वो किसी चीज का ज्यादा हो जाना। पीनिया इस चीज को शो करता है कि किसी चीज का कम हो जाना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब क्या क्या चीजें हैं। लेकिन डिजीजेस के लिहाज से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज आप हम डिस्कस करेंगे उसका नाम पहले नंबर पे होगा कि आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कौन सी डिजीज होती है, कौन सी आपकी एक तरह की बच्चों। अभी हम जो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम एक तरह का है इन्फेक्शियस मोनो
न्यूक्लियोसिस। ठीक है बच्चों, तो आपने कहना है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज है वो क्या होती है। अब देखिए बच्चों, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये है क्या, आपने ये कहना होता है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज होती है वो यंग पीपल में पाई जाती है। ये यंग पीपल में क्यों पाई जाती है? इस डिजीज का जो दूसरा नाम होता है इसको हम कहते होते हैं कि ये किसिंग डिजीज है। क्या होती है? एक तरह की आपने कहना है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज होती है वो क्या होती है, एक तरह की आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि ये आपकी एक तरह की किसिंग डिजीज है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आपने क्या कहना है कि एक नंबर वन, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो होती है ये जनाब आपकी यंग लोगों के अंदर होती है, जिसको हम कहते होते हैं ये किसिंग डिजीज है। ठीक है बच्चों, नंबर वन। नंबर टू बच्चों, आपने ये कहना होता है कि ऐसा कौन सा जर्म्स होता है, ऐसा कौन सा पैरासाइट होता है या ऐसा कौन सा वायरस होता है जो कि जनाब ये डिजीज करवाता है। तो आपने कहना होता है कि मोस्ट कॉमनली जिस वायरस के जरिए ये होती है उस वायरस का नाम होता है एप्स्टाइन बार वायरस। क्या होता है एक तरह का, आपने कहना होता है कि उस वायरस का नाम होता है ईबीवी। आपने कहना उस वायरस का नाम होता है एक तरह का ईबीवी होता है जो कि पॉजिटिव एजेंट बनता होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? एक तरह का ईबीवी होता है। अब देखिए बच्चों, आपका ईबीवी ने क्या करवाया? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाया। ठीक हो गया। आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर होगा क्या। आपको इस बात का पता हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों किसी भी बंदे के अंदर इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के अंदर जो आपकी आर्मी होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आर्मी बढ़ेगी, मतलब कि डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होगा वो बढ़ेगा। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ तो वो क्या चीज शो करवाता है? तो हमने ये कहना है कि हाँ जी जनाब वो इन्फेक्शन को शो करवाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर के ऊपर जंग लग जाए तो आपकी बॉर्डर के ऊपर जो आर्मी होगी वो ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो वो क्या शो करवा रहा है कि हाँ जी जनाब आप जंग या कोई खतरात ऐसे हो गए। तो सेम टू सेम जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की तादाद जो होती है वो बढ़ जाती है। सेम आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि जब भी किसी भी बंदे को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा, इसके अंदर आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूकोसाइटोसिस अब मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? ओ भाई, जब डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी के बढ़ने का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस। तो आपने क्या कहना है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन पैथोजन है वो कौन सा है? एप्स्टाइन बार वायरस है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि आपने कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देखते होते हैं, आपने कहना होता है कि लेम्फोसाइटोसिस देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का लेम्फोसाइटोसिस देखते हैं बच्चों। ठीक होगा, यानी कि लेम्फोसाइट्स का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि इसके अंदर कौन से लेम्फोसाइट्स जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहना होता है कि आपके लेम्फोसाइट्स कितने तरह के होते हैं? एक बी लेम्फोसाइट्स होता है, एक सी लेम्फोसाइट्स होता है। ठीक है, और टी लेम्फोसाइट्स के अंदर भी आगे टाइप्स होती हैं, ये इम्यूनोलॉजी के अंदर आप लोग डिस्कस करते हो। लेकिन यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है। आपने कहना CD8 प्लस टी सेल्स का, किनका? CD8 प्लस टी सेल्स का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है। इसको आपने याद करना है। ठीक होगा बच्चों, तो ये आपका इसका लेवल जो होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों दूसरी चीजें क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ जी जनाब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का जो पेशेंट होगा उस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि लेम्फोसाइट्स का जो लेवल होगा वो बड़ा होगा, डब्ल्यूबीसी का जो लेवल होगा वो बड़ा होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखे डब्ल्यूबीसी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स आते हैं, जैसा कि आपकी आर्मी हो गई या फिर एक तरह की आपकी एक तरह की वो फोर्स जो आपकी दफा की फोर्सेस होती है, उसमें सिर्फ आर्मी तो नहीं आती, पुलिस भी आती है। ठीक है, रेंजर भी आती है। इसी तरह आपने ये कहना होता है कि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, लेम्फोसाइट्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक हो गया बच्चों, इसके अंदर न्यूट्रोफिल, अजीनोफिल्स, बेजोफिल्स, ये सारे के सारे आपको मुख्तलिफ तरह के सेल्स आते हैं जो किस तरह का दफा करते हैं। तो अब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर आपने कहना है कि डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ होता है एक। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि इसके अंदर बच्चों लेम्फोसाइटोसिस होती है, एक तरह की लेम्फोसाइटोसिस होती है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसकी वजह से जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, बंदे को लीवर की इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से क्या होगा कि लीवर इन्फेक्टेड हो जाएगा। और अगर भी किसी भी बंदे के अंदर लीवर की इन्फेक्शन होती है तो मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है कि आपका ALT AST का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों आप लोगों ने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इस बंदे के अंदर ALT और AST का जो लेवल होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है। तो आपने कहना ALT प्लस AST का जो लेवल होगा वो एक तरह का ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए कि ALT और AST का जो लेवल होगा वो एक तरह का रेज होगा। अभी
मैंने जो सारी की सारी बातें की वो मैंने क्या की। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वो डिजीज होती है जिसको किसिंग डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज होती है वो यंग लोगों में पाई जाती है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज होती है इसके लिम्फोसाइट्स का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर जनाब आपका लिम्फोसाइटोसिस आपका देखा जाता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी इस बंदे के अंदर जो लीवर की होती है वो इन्फेक्शन होती है, और लीवर की इन्फेक्शन होने की वजह से जो LFT वो टेस्ट जो लीवर के फंक्शन को चेक करते हैं उसका लेवल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो खराब हो गए अब, इस वजह से हम कहते हैं कि LFT का जो लेवल होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जो होगा वो एक तरह का ज्यादा होता है। अब हम आते हैं पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर्स क्या होगी, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पेशेंट के। बच्चों सबसे पहले क्लिनिकल पिक्चर जो होती है पेशेंट की वो कुछ इस तरह की होती है। आपने ये कहना है नंबर वन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का जो कभी भी पेशेंट आएगा पता क्या आता होता है, वो कहते हैं 25-year-old male present to you with fever, sore throat, lymphadenopathy, splenomegaly। ये क्या हुआ आपको, ये क्या होगा अभी। आपने क्या कहना है, फीवर है, उसके बाद क्या एक तरह का सोर थ्रोट है, उसके बाद क्या एक तरह का आपने कहना लिम्फेडिनोपैथी है बच्चों। इसके बाद और क्या होता है, स्प्लीनोमेगैली है, इसका तो एक तरह का स्प्लीनोमेगैली है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है बच्चों कि इस बंदे की जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो WBC का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है। WBC का जो लेवल है एक तरह का बढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। और ये डिजीज कौन सी है, और ये यंग है, इसके अंदर कौन सा जरासीम हो सकता है, EBV इसके अंदर होता है। और उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर जनाब आपने कहना होता है कि ये कौन सी डिजीज है, आपने कहना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की डिजीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी डिजीज होती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की डिजीज होती है बच्चों। मैं दोबारा बताने लगा हूँ बच्चों। बच्चों मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज होती है वो आपके पैथोजन किसकी वजह से होती है। सबसे पहले मुझे ये बताएं ऐसा कौन सा पैथोजन होता है जिसकी वजह से होती है। अब आपको पता है कि हाँ जी जनाब जिसकी वजह से होता है उसका नाम होता है एप्स्टाइन बार वायरस। एप्स्टाइन बार वायरस की वजह से बच्चों आप क्या देखते होते हो, मुझे ये बता दें। हाँ जी बच्चों आप क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ देखते हो, ल्यूकोसाइटोसिस देखते हो, तो वो क्या लिखोगे, रिजल्ट इन लिम्फोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक हो गया। बच्चों इसके अंदर कौन से सेल्स का लेवल बढ़ा हुआ होता है, CD8 T सेल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, मैंने पढ़ाया है। उसके बाद बच्चों आपने क्या कहना होता है कि ये एप्स्टाइन बार वायरस जो होती है ये कहाँ पे अटैक करती है, ये बंदे के रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन करवाती है, ये बंदे को सोर थ्रोट करवाती होती है। क्यों? क्योंकि आपने ये फ्रेंजाइटिस करवाती है, क्योंकि EBV जो होता है वो आपके पहले सांस के ऊपर अटैक करता है, फेरेंक्स के ऊपर अटैक करता है, इस वजह से फ्रेंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जिगर के ऊपर भी अटैक करती है जिसकी वजह से जिगर के एंजाइम बढ़ जाते हैं बच्चों, ये बात अभी मैंने की। उसके बाद आपने कहना कि लीवर के जो एंजाइम होते हैं वो तो एक तरह के ज्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका एप्स्टाइन बार वायरस के अंदर कुछ आपके B सेल्स भी इफेक्ट होते हैं। और अगर कभी भी ये पूछा जाए कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज है वो सिर्फ एप्स्टाइन बार वायरस की वजह से ही है, तो आपने कहना है नहीं, थोड़ा बहुत जो चांस होता है वो साइटोमेगेलो वायरस का भी होता है। आपने कहना जो CMV वायरस होता है वो रेयरली इफेक्ट करती है, बहुत कम इफेक्ट करती है। और गलती समझ आ गई जे। अब आगे आ जाओ बच्चों, मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है बच्चों कि फॉर एग्जांपल जो CD8 T सेल्स होते हैं, ये अगर मैंने आपको स्प्लीन पढ़ाया हुआ है इम्यूनोलॉजी के अंदर अगर आपको याद हो, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपके CD8 T सेल्स होते हैं, ये क्या CD8 T सेल्स, ये क्या होता है, T सेल्स कहाँ पे अटैक आपके स्टोर होते हैं। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये जो आपके एक तरह के CD8 T सेल्स होते हैं ये आपके लेम्फ नोड के पैराकोर्टेक्स के अंदर होते हैं स्टोर। यानी कि अगर आपसे पूछे जाए ना लेम्फ नोड का स्ट्रक्चर क्या है, अगर नहीं याद अभी आ रहा, तो बच्चों आपने कहना है कि लेम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है कोर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा होता है मेडुला, जो दरमियान में हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पैराकोर्टेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CD8 T सेल्स जो होते हैं अगर किसी बंदे के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये जो T सेल्स होते हैं ये लेम्फ नोड के कहाँ पर किस हिस्से के अंदर स्टोर होते हैं, तो आपने कहना है कि ये लेम्फ नोड के पैराकोर्टेक्स के अंदर स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं, पैराकोर्टेक्स के अंदर स्टोर होते हैं। और गलती समझ आ गई कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गई है, मैंने क्या कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके क्या होते हैं CD8 T सेल्स हैं, ये अगर किसी बंदे को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगी तो सबसे पहले कौन से सेल्स ज्यादा होंगे, शाबाश ये बताएं। अगर किसी भी बंदे को इन्फेक्शन होगी तो कौन से सेल्स ज्यादा होंगे, आपको पता है CD8 T सेल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। जो CD8 T सेल्स हैं ये स्टोर कहाँ होते हैं,
आपने कहना सर जी पैराकोर्टेक्स के अंदर होते हैं। पैराकोर्टेक्स कहाँ पे है? आपने कहना लेम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर भी पाया जाता है। तो पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ हम उसको कहते होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक तरह का स्प्लीन के अंदर पाया जाता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हुई है तो CD8 टी सेल्स का लेवल बढ़ गया है, CD8 टी सेल का लेवल बढ़ा है, तो ये कहाँ पे स्टोर होंगे? आपने कहना पैराकोर्टेक्स लिम्फ नोड के अंदर स्टोर होंगे। इसके साथ साथ ये कहाँ स्टोर हो सकते हैं? स्प्लीन के अंदर एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ है, ठीक हो गया। अगर ये वहां पे स्टोर हो गए तो बच्चों को साइज में बढ़ेगी चीज, क्या नहीं बढ़ेगी? ओ भाई, इन जो रॉकेट साइंस तो कोई भी नहीं है। मतलब कि आप देखें, एक बंदे को इन्फेक्शन हुई, इसके नतीजे में उसके इम्यून सेल्स बढ़ना शुरू हो गए और वो वहां पे स्टोर होना शुरू हो गए। तो जिस जगह पे वो स्टोर होना शुरू हो गया तो उसका वो साइज बढ़ जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, जिसकी वजह से हम इस पेशेंट के अंदर क्या देखते हैं? लैम्फ एडिनोपैथी देखते होते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का लैम्फ एडिनोपैथी देखते होते हैं बच्चों। और गाल्दी समझ आइए। तो आपने क्या कहना है कि इन पेशेंट्स के अंदर आप क्या देखते हो? लिम्फेडिनोपैथी देखते हो। दूसरे नंबर पे इन पेशेंट्स के अंदर हम क्या देखते हैं? स्प्लीनोमेगाली देखते होते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का स्प्लीनोमेगाली देखते होते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना, एप्स्टाइन बार वायरस आपका किस जगह पे अटैक करता था? फेरेंक्स के ऊपर। फ्रेंजाइटिस के सिम्टम्स करवाता था, लिखा हुआ था लिम्फेडिनोपैथी करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि CD8 टी सेल्स जो होते हैं वो लिम्फ नोड के अंदर स्टोर होते हैं, इस वजह से लिम्फेडिनोपैथी करवाता है। स्प्लीनोमेगाली लिखा हुआ था। क्यों स्प्लीनोमेगाली करवाता है? क्योंकि ये CD8 टी सेल्स जो होते हैं वो पैरा आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ के अंदर स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली होती है। यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था बच्चों, अगर आपको याद हो। देखें, आपने क्या कहना है, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, स्प्लीनोमेगाली भी देखते हैं। उसके बाद ये देखें, स्प्लीनोमेगाली लिखा हुआ है बच्चों, ठीक हो गया। तो आपने कहना स्प्लीनोमेगाली क्यों होती है, उसकी जो रीजन है वो ये कि पैरा आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ के अंदर ये स्टोर होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है, लिम्फेडिनोपैथी होती है। देखिए LNP यानी कि लिम्फेडिनोपैथी, वो भी आपको पता चल गया कि क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ये स्टोर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन होता है। अगर बच्चों कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये देखना होता है कि एक तरह का कौन सा टेस्ट इसके लिए बेस्ट टेस्ट होता है, तो आपने बस इतना सा नाम याद रखना कि मोनोस्पोट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? आपने कहना मोनोस्पोट टेस्ट होता है। मोनोस्पोट टेस्ट। अब मेरी बात को गौर करना, मोनोस्पोट टेस्ट। अगर ये मोनोस्पोट टेस्ट का पूछा जाए कि ये किस में हम देखते होते हैं, आपने कहना है कि मोनोस्पोट टेस्ट के अंदर हम IG एंटीबॉडीज जो होती है ना बच्चों, वो आपकी हॉर्स या फिर शीप के RBCs के अंदर अटैच करते होते हैं। किसके अंदर? हॉर्स या फिर एक तरह का क्या होता है, शीप RBCs जो होती हैं, उसके RBCs के अंदर आपकी एंटीबॉडीज डालते होते हैं। इस टेस्ट को हम कहते हैं मोनोस्पोट टेस्ट। अगर किसी बंदे के अंदर मोनोस्पोट टेस्ट नेगेटिव है और उस बंदे को फिर भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, तो आप अगर किसी बंदे के अंदर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पैथोजन एप्स्टाइन बार वायरस है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर ये टेस्ट नेगेटिव है लेकिन कॉल डायग्नोज अभी भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ही है, ठीक है, तो आपने क्या कहना होता है कि अब जो पैरासाइट, अब जो इन्फेक्शन है, अब जो है पैथोजन है, वो उसका नाम साइटोमेगैलो वायरस है। अब क्या एक तरह का साइटोमेगैलो वायरस है। गलती समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया, अगर मोनोस्पोट टेस्ट नेगेटिव है लेकिन बंदे को फिर भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, तो फिर आपका EBV पैथोजन नहीं है, वो CMV पैथोजन है, जो कि बहुत रेयर में होता है। अब समझ आ गई? उसके बाद आपने अगर पूछा जाए कि सबसे जो बेस्ट टेस्ट होता है वो कौन सा है, आपने कहना सीरोलॉजिकल टेस्ट। कहते एक तरह का सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है बच्चों, ये आपने याद करना है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने जो सारा कुछ पढ़ाया, मुझे जल्दी जल्दी के अंदर आपने पढ़ाना है, मुझे कुछ भी नहीं आता। अब ये देखें, सबसे पहले मुझे ये बताएं बच्चों कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बंदा ये पूछता है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है, कौन सा मोस्ट कॉमन पैथोजन होता है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताना, शाबाश। मोस्ट कॉमन जो पैथोजन होगा बच्चों वो क्या होगा? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका EBV इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन। दूसरे नंबर पे मुझे बताएं कि इसके अंदर आप क्या देखते हो, लेम्फोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ देखते हो, जिसके अंदर आपने कहना लेम्फोसाइटोसिस होती है, एक तरह की लेम्फोसाइटोसिस होती है। तीसरे नंबर पे मुझे ये बताना कि इस डिजीज का नाम क्या है, किसिंग डिजीज है। चौथे नंबर पे बच्चों, जो लेस कॉमन आपका कॉज होता है वो कौन सा पैथोजन होता है? साइटोमेगालो वायरस। उसके बाद बच्चों मुझे ये बताना है कि इसके अंदर जो ये अटैक करता है कहाँ पे करता है? फेरेंक्स के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रेंजाइटिस होता है। आपको पता है फ्रेंजाइटिस होता है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि हाँ जी जनाब, ये लेम्फ नोड के ऊपर अटैक करके लेम्फेडिनोपैथी करवाएगा। उसके बाद बच्चों मुझे ये करवाना है कि इसके अंदर हेपाटाइटिस, आपके लीवर के ऊपर अटैक करके हेपाटाइटिस आपके LFT के लेवल ज्यादा करेगा। शाबाश। उसके बाद बच्चों मुझे ये बताना है कि हाँ जी जनाब,
इसके अंदर जो आपकी जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी यानी कि आपके जो टी सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स बढ़ते हैं, CD8 टी सेल्स जो बढ़ते होते हैं, वो कहाँ पे अटैक होते इकट्ठे होते हैं, या तो वो एक तरह के पैरा कॉर्टेक्स के अंदर इकट्ठे होते हैं या पैरा आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ के अंदर इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से आपने कहना लिम्फ नोड भी साइज में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली भी हो जाती है। और गलती समझ आई जे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी जनाब हमने जो टेस्ट करवाना है वो कौन सा करवाना है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना जो बेस्ट टेस्ट होता है वो तो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, लेकिन आपने कहना कि हम इसके अंदर आईजी मोनोस्पोर टेस्ट करते होते हैं। अगर मोनोस्पोर टेस्ट नेगेटिव है और फिर भी बंदे को इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस है तो वो क्या है, आपने कहना फिर भाईजान वो एक तरह का साइटोमेगेलो वायरस है। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है बच्चों, स्प्लीन बढ़ रहा है। स्प्लीन आपका मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन होता है। डेलिकेटेड ऑर्गन पता क्या होता है, जेली की तरह का, मतलब कि आप उसको छेड़ते हो वो और खराब होती जाती है। तो इसके अंदर जो भी बंदे जो प्लेयर होते हैं, अगर उनको इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गई है और वो खेलते खेलते कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी स्प्लीन रप्चर हो सकती है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का स्प्लीन रप्चर होने के चांसेस होते हैं। और इन लोगों को अगर एम्पिसिलिन दी जाए, कौन सी मेडिसिन दी जाए, एक तरह की एम्पिसिलिन दी जाए, तो इनकी बॉडी के ऊपर रैश बन जाते हैं। क्या बनते हैं, एक तरह का रैश बनना शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। यही चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट थी, इनके अलावा और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको आपने जहन में रखना है। बस ये आपका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, ये आपका एक तरह का बहुत दफा एग्जाम के अंदर आता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। एक दफा हम जो है वो जनाब आपको एक तरह का जी वो जब एक तरह का वो होगा तो उसको हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन वन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ही वो है कि हमने वो डिजीजेस करनी है जो मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है, ताकि आप लोगों से पहले हम वो करें, उसके बाद फिर हम आगे जो है ना वो फर्दर आगे कंटिन्यू करें। एक मिनट जी। अब देखो बच्चों, अब इस चीज को थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन दैट रिजल्ट इन lymphocytic leukocytosis compromise of reactive CD8 T सेल। तो भाई मैंने क्या कहा था, ल्यूकोसाइटोसिस होती है, CD8 T सेल होता है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, साइटोमेगालोवायरस इज लेस कॉमन कॉज। तो भाई मैं भी यही की दसिया सी। आगे के EBV इज ट्रांसमिटेड बाय सलाइवा, तो क्या ये किसिंग डिजीज है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने क्या कहना है, क्लासिकली इफेक्ट टीनेजर क्या होता है, डल्ट यानी कि छोटे बच्चे उनको, उसके ओरोफेरेंक्स रिजल्टिंग इन फ्रेंजाइटिस, भाई यही बात की थी। आगे क्या है, liver resulting in hepatitis with hepatomegaly elevated liver enzyme, तो ये मैंने भी बात की थी। बी सेल्स का भी बताया था। जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी ड्यू टू टी सेल हाइपरप्लेजिया इन लिम्फ नोड पैराकोर्टेक्स, तो मैंने क्या कहा था भाईजान के टी सेल्स कहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर इकट्ठे होते हैं, पैराकोर्टेक्स के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, स्प्लीनोमेगाली ड्यू टू टी सेल हाइपरप्लेजिया इन पैरा आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ। तो भाई मैंने भी ये बात की थी कि पैरा आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ स्प्लीन के अंदर होती है, और वहां पे पैराकोर्टेक्स जो होती है वो लिम्फ नोड के अंदर होती है, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। तो वही बात है। आगे देखें बच्चों के, इसके अंदर क्या होगा, मोनोस्पोर टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डिटेक्ट IgM डेड क्रॉस रिएक्टेड विद हॉर्स और शीप आरबीसी, किसके साथ, घोड़े या फिर एक तरह का आपने कहना होता है कि एक तरह का शीप के आरबीसी के साथ अडेक्ट करते हैं। यूजुअली टर्न पॉजिटिव विद इन 1 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मोनोस्पोर टेस्ट सजेस्टिव CMV इज अ पॉसिबल कॉज ऑफ IIM। तो भाई मैंने भी ये बात की थी। डेफिनेटिव डायग्नोज क्या होता है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, यहाँ पे लिखा होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्प्लीनिक रप्चर, ठीक हो गया। तो फिर क्या कहते हैं, अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट फॉर 1 मंथ, मतलब किसी तरह की कोई भी खेल रोक करने से रोकना है। उसके बाद क्या होता है, रिस्क ऑफ एम्पिस्लिन जो होगा तो वो रैशेज का एक तरह का रिस्क हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि हाँ जी जनाब कोई ऐसी चीज जो यहाँ पे लिखी और हमने ना डिटेल के अंदर भी एक अच्छे तरीके से आपको बताई हो, तो फिर आप बताएं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आपका दिमाग बढ़ दो। आगे चलिए आप आगे देखते हैं कि हाँ जी जनाब आगे का सीन है। शाबाश। एनीवन कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बता पूछ सकते क्वेश्चन, वाला हम आगे कंटिन्यू करें जी बच्चा, शाबाश। मैं कह रहा हूँ WBC का जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सबसे गंदा होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी ये पता नहीं केड़ी मुसीबत पा ली ऐसी। ठीक है, तो अभी हम जो है ना, हमारा टारगेट ये है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन हम सबसे पहले करें, ताकि जनाब इसमें से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए हम उसका इजीली आंसर दे सकें, और उनको जनाब हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या, एक तरह का प्लाज्मा सेल के डिसऑर्डर हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा सेल के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स,
सबसे पहले मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि एक तरह का, अगर हम ये देखते हैं कि आप हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती होती हैं वो कैसे बनती हैं, तो यार सिंपल सी बात है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारी बॉडी कोई होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कोई ना कोई पैथोजन आता है। क्या होता है, एक तरह का, आपने कहना होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक तरह का, सबसे पहले ये काम होता है कि कोई ना कोई एक तरह का पैथोजन आता है। तो आपने कहना है कि ये पैथोजन सबसे पहले आता है। ये पैथोजन आके आपके कहाँ आता है, टी सेल के पास आता है। और उनको कौन लेके आता है, टी सेल के पास जो लेके आता होता है उसका नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसको हम कहते हैं एपीसी। मतलब कि आप ये समझो कि आपके जिस्म के अंदर कोई जरासीम दाखिल हुआ, उसको टी सेल के पास लेके आया कौन, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। टी सेल्स जो होते हैं वो या तो इसको खुद ही खत्म कर देते हैं, अगर ये इसको खुद खत्म ना कर सकें तो इसको लेके चले जाते हैं आपके बी सेल के पास। किसके साथ, एक तरह का बी सेल के पास। बी सेल क्या काम करते हैं, बी सेल्स जाते हैं प्लाज्मा सेल के पास। और प्लाज्मा सेल्स क्या करते होते हैं, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो जनाब आपकी एंटीबॉडीज बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं, एक तरह के मेमोरी सेल्स बनाते होते हैं। वो गाल समझ आई जे। अगर प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, एक तरह की एंटीबॉडीज बनाते हैं, और दूसरी क्या होती है, एक तरह की मेमोरी सेल्स बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती है, उस बंदे के अंदर उस जरासीम के ऊपर अटैक करती है। इसको मैं एक रोजमर्रा की जिंदगी की एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने आपका कोई दुश्मन आ जाए, समझ आ रही है, जिसके साथ आपकी जिंदगी में कभी लड़ाई हुई हो, और अब वो दोबारा फिर आपके सामने आ गया, तो वो आपके माइंड के अंदर पूरा इंसिडेंट आएगा कि नहीं आएगा कि यार ये तो मेरा दुश्मन है। तो आप अलर्ट हो गए कि नहीं होगे, कि आप उन्होंने फिर जब भी पान जाओगे। ठीक हो गया। तो अब देखें कि मेमोरी सेल्स का यही काम होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तो मेमोरी सेल ये बताता हो भाई ये तो जरासीम, इसके ऊपर अटैक कर दो। समझ आ गई है, ये तो जरासीम है, इसके ऊपर अटैक कर दो। तो देखो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर किस तरह का निजाम पैदा किया हुआ है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जरासीम एक दफा इंटर हो चुका है ना, कोई भी जरासीम, अब वो जरासीम कभी भी अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा ना, तो हमारे एक तरह के इम्यून सिस्टम के अंदर मेमोरी सेल्स को पता होता है कि भाई ये जरासीम है। वो वेट नहीं करेगा कि हाँ